मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 6 एंड 8 कि वहां पर जो है आपको आईटीसी का रिकंसिलेशन कैसे करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं पूरा एंड तक आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जो है कोई भी यहाँ पर गलत रिपोर्टिंग ना करें। जीएसटी में एनुअल रिटर्न के लिए हमें जो है जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। ऐसे हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1 3 भी सेम उसी तरह ही यहाँ पर ये रिटर्न भी फाइल होगी, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर काफी सारे वीडियो GSTR 9 को लेकर अपलोड किए हैं, वो भी एक बार देख लीजिएगा। लेटेस्ट चेंज भी आए थे कुछ टेबल्स में, वो भी अपलोड यहाँ पर कर दिए गए थे। HSN कब डालना जरूरी है, किसको भरना जरूरी है, वो सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम आईटीसी मिसमैचिंग की बात करेंगे। अगर किसी का आईटीसी मिसमैच आ रहा है तो वो कैसे यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, टेबल नंबर 6 एंड 8 का डिटेल एनालिसिस है। वीडियो को शेयर जरूर करें। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है, यहाँ पर एनुअल रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से GSTR 9 के लिए 23-24 में बिल्कुल फ्रंट से आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। एक चीज और भी है, GSTR 9 अगर आपने गलत फाइल कर दी तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से इसको फाइल करें। प्रिपेयर ऑफलाइन और प्रिपेयर ऑनलाइन दो तरीके से फाइल करने के होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आपको प्रिपेयर ऑनलाइन वाले तरीके से बताता हूँ, क्योंकि काफी इजी तरीका है। डाटा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता है, उससे काफी आपको हेल्प मिलती है। नो लिख के यहाँ पर प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर हम आज जिस टेबल की बात कर रहे हैं वो है टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 8। ठीक है, टेबल नंबर 6 में जो डाटा हैं वो आपके यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड आएंगे, जैसे GSTR 3B में जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। फिर उसका आपको यहाँ पर बाइफरकेशन करके यहाँ पर सबमिट करना है। टेबल नंबर 8 में इस बार काफी बड़ा चेंज आया है। यहाँ पर जो डाटा आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर GSTR 2A की बजाय 2B के हिसाब से दिखाई देगा। तो 2B जो है आपकी जब जनरेट होती है, अगर कोई पर्सन अपने रिटर्न को हर मंथ वाइज 11 या 13 से पहले फाइल करता है तो 14 को जनरेट हो जाती है। और अगर उसके बाद उसने अपने रिटर्न को फाइल किया GSTR 1 को या IFF को, तो फिर वो नेक्स्ट मंथ में आपको क्रेडिट मिलता है। तो अब इनका जो डिफरेंस है उसको कैसे रिकनसाइल करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो काफी सारी वैल्यूज दे रखी हैं सिस्टम जनरेटेड, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएंगी, इसको आप सेव करके रख लेंगे। सबसे पहले टेबल नंबर 8 है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है एक फोल्डर बनाकर डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। टेबल नंबर 8 है, पहले आपको यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर ये टेबल नंबर 8 में जो डाटा आ रहा होगा वो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू GSTR 2B आ रहा होगा। ठीक है, फिर ये सिस्टम जनरेटेड GSTR 9 है, इसको एक बार डाउनलोड कर लें। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि ये ऑटोमेटिकली क्या डाटा आपको डाउनलोड करके दे रहा है। GSTR 1 में पूरे साल की आपकी ये समरी आ जाएगी। कहीं पर अगर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो आप ये GSTR 1 3 भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिए। अब इनमें डाटा समझिएगा, जो टेबल नंबर 6 में जो डाटा है यहाँ पर ये GSTR 3B के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है पहले GSTR 9 जो हमारी सिस्टम जनरेटेड आ रही है उसको मैं आपको एक बार चेक करा लेता हूँ। हालांकि वही यहाँ पर सारी फिगर्स आ रही होंगी जो कि अभी हमने डाउनलोड की है। ठीक है, और 8A में वो डाटा आ रहा होगा जो 2B के हिसाब से होता है। तो अगर आपका 8A में डाटा कम आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसी वैल्यू जो हो, क्योंकि मार्च का केस बनेगा। मार्च के केस में जो है किसी पर्सन ने अपने रिटर्न को लेट भरा हो तो वो अप्रैल की जो है रिटर्न में आएगा, अप्रैल की 2B जनरेट होगी तो वो अगले साल में आपको क्रेडिट मिला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बात करेंगे कि ये सिस्टम जनरेटेड यहाँ पर GSTR 9 है, इसमें आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक है, ये देखिए सेल की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है। टेबल नंबर 5 टेबल नंबर ये हमारी जो है टैक्स पीरियड की डिटेल्स है। ठीक है, बाकी ये वाला जो डाटा है ये अभी हमें फाइल करना होगा। फाइल करने के बाद ही ये जो डाटा कंप्लीट होगा। अभी तो ये सिस्टम जनरेटेड जो 3B के अकॉर्डिंग जनरेट हुआ है ये वो डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हमें डाटा फीड करना होगा, इसको भी आप सिस्टम जनरेटेड को डाउनलोड करके रख लेंगे। ठीक है, टेबल नंबर 8 जो है ये एक एक्सेल फाइल है, तो इससे आपको तो इसको आप जो है यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें अगर कल को आपको कोई दिक्कत होती है, नोटिस आते हैं, तो उस केस में आप पूरे साल का जो है अपना सबमिट भी कर सकते हैं कि पूरे साल का कंसोलिडेट आपको ये GSTR 2B का डाटा मिल गया है। इसमें GSTR पहले क्या होता था 2A के हिसाब से डाटा आता था। अब यहाँ पर जिस पर्सन ने अपने रिटर्न को, जैसे मार्च वाला केस जो मैंने बताया, वो एक तो आपका रिकंसिलेशन का पॉइंट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम ही उसमें क्लेम करने के लिए आएगा कि आपको जो है कम क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि GSTR 3B के हिसाब से आप एक्स्ट्रा डाटा नहीं ले सकते। अब 3B में भी आप वही डाटा लेंगे जो आपका 2B में आ रहा होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बुक कर लिया हो, क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और GST के दोनों लोग यहाँ पर अलग अलग। अकाउंटिंग में तो आपका जो एक्सपेंस है आप जो है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेंगी।
तो यहाँ पर जो है अब ये देखना है किसी पर यहाँ पर नो ना लिखा हुआ हो। अगर आईटीसी की अवेलेबिलिटी नो आ रही है, रेस्पेक्टिव पर्सन से आपको ये शेयर करना है कि जी उनके यहाँ पर प्रॉब्लम है जीएसटी में, इसका आईटीसी आपको नहीं मिल रहा है, इसमें ये चेक करना है। बाकी मंथ वाइज एक बार डाटा को अपने मैच करके रख लेना है। इस टेबल का यहाँ पर ये काम आएगा। फिर इसके बाद में है यहाँ पर GSTR 3B। तो GSTR 3B में यहाँ पर पूरे साल का कंसोलिडेटेड डाटा आपको मिल जाएगा। ये पूरे साल का कंसोलिडेटेड डाटा आपके पास आ चुका है। कहीं पर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो मंथ वाइज जमा करने की बजाय आप एक कंसोलिडेट फिगर भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर GSTR 1 की डिटेल्स भी पूरी कंबाइंड आ रही होगी कि आपकी पूरी ये डिटेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर टेबल नंबर 6 और 8 में आईटी मिसमैच का बताता हूँ। सबसे पहला जो केस है अपना वो ये है कि हमारा जो GSTR 3B में जो यहाँ पर आईटीसी आ रहा है वो यहाँ पर IGST जो है 60,997 है। ये 33,045 रुपीज़, 33,045 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें जो ये टेबल नंबर 6 की रो नंबर ए है, टेबल 6A भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसको यहाँ पर आपको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करना है, ये जो आईटीसी है इसमें आपका सब तरीके का आईटीसी मिक्स है। एक तो जो आपने जो है जो भी गुड्स या सर्विस परचेज की हैं वो आईटीसी यहाँ पर है। दूसरा जो आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो आपने टैक्स पे किया और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो दोनों आईटीसी यहाँ पर है। तो टेबल नंबर जो बी है इसका 6B आप इसको लेकर चले तो इसके आपको 3 पार्ट अलग कर दिए गए हैं। एक तो इनपुट्स, एक कैपिटल गुड्स, एक इनपुट सर्विस। जो भी आपने गुड्स या सर्विस लिए हैं उसके 3 पार्ट करिए। जो आपने फर्दर इनपुट्स यानी कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने परचेज करके आगे ट्रेडिंग में डायरेक्ट सप्लाई करी है तो वो कौन से हैं जो कि आपने यूज किए हैं एज एन इनपुट्स। ठीक है, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग केस में कौन कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जिनको आपने कंबाइन करते हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, वो ये उन पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स, जो कैपिटलाइज आपने किए हैं, जो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चार्ट का पार्ट बने हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। देन उसके बाद इनपुट सर्विसेज, रिस्पेक्टिव जो भी आपने इनपुट सर्विस रिसीव की है उन पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पर लिख देना है। मतलब इसी डाटा को अब आपको इसमें से अलग फर्दर पार्ट करते हुए रिक्वायरमेंट आ रही है। तो आप जब भी अगले साल के लिए प्रोविजनिंग बनाए तो अपने सॉफ्टवेयर में ये सेटिंग करें कि वहाँ से आपको डाटा इजीली मिल जाए। उसके लिए आप कोई भी मार्किंग लगा सकते हैं कि भाई जो आप बुकिंग कर रहे हैं खर्चे की, तो उस पर यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन करें जिससे कि वो डाटा आपको फिल्टर होकर मिल जाए। अगला जो टेबल नंबर इसका C है एंड D है, इसमें जो बात हो रही है वो रही है इनपुट जो कि आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे किया और उसका क्रेडिट लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो भी 3B का यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड करके, क्योंकि 3B में कंबाइंड करके फिगर आती है तो उन्हें 3B में कंबाइंड करके ले लिया। जब हम इसको फिल कर रहे होंगे वहाँ पर डाटा को, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी फिगर्स आती है, टोटल हमारी फिगर्स आती है, उसको यहाँ पर अलग अलग टेबल में डलवाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहला पार्ट जैसे इनपुट ऑफ गुड्स हो गया, फिर उसके बाद जो है सर्विस का अलग हो गया, उसके बाद जो है आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आ जाएगा, फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का आता है, फिर 5 वाले पॉइंट पे आईटीसी आधार आता है। लेकिन अब यहाँ पर 3B में कंबाइंड फिगर दिखाई जा रही है आपको। जब टेबल नंबर जो 4 होती है GSTR 3B में, उसमें 1 2 3 4 5 तक होते हैं अलग अलग ऑल अदर आईटीसी वाले। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 4A के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा आ रहा है। उसका बाइफरकेशन है कि अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, आपने रिसीव किया है गुड्स या सर्विसेज, उस पर जो टैक्स पे किया है उसके भी 3 पार्ट हो गए, एज एन इनपुट्स, एज एन कैपिटल गुड्स, एज एन इनपुट सर्विस। ठीक है, तो उस केस में आपको अलग अलग बाइफरकेट करते हुए यहाँ पर वो फिगर्स मेंशन करनी है। फिर उसके बाद जो है अगर रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विस रिसीव है, उस पर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे किया है, उसके भी 3 पार्ट हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। एक बात आती है कि जो ये डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पर GSTR 3B में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का डाटा मर्ज होकर आएगा, तो पूरी फिगर आपको एक साथ मिलेगी। उसका बाइफरकेशन, अगर वो आपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके 2 पार्ट है, आपने जो है नॉर्मल इनपुट्स की डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं फर्दर सप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। कैपिटल गुड्स कैपिटलाइज किए हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उस केस में CGST नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, IGST ही यहाँ पर लगता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस अगर आपका है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर अलग से देना है। ये वाला कॉलम जो है ये IST के लिए स्पेशल बना दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इन्होंने रिसीव किया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से,
तो वो यहाँ पर एंटर करना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर देन बी अबोव अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जो भी आपने आईटीसी रिक्लेम किया है इस बी के अलावा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, क्योंकि वो आपका 3B में मर्ज होकर आ रहा होगा। अब वो आपसे बाइफरकेट करा के फिगर ले रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई सपोज करें मेरा ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और मेरा ये इनपुट का है, क्योंकि इस केस में जो है यहाँ पर अदर्स जो है वो चीज़ें नहीं है, इस तरीके से हम इसको सेव कर लेंगे। अगर मेरा यहाँ पर डिफरेंस 0 हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके अलावा अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये अदर आईटीसी के बारे में पूछता है कि आपका जो अदर आईटीसी है कोई ऐसा आईटीसी हो जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, वो फिगर आप यहाँ पर लिख दें। फिर टोटल आईटीसी अवेल्ड आपका आएगा I+M, ये वाला जो I है ये +N। तो टेबल नंबर 6 में इस तरीके से आपको डाटा फीड कर लेना है। अब टेबल नंबर जो 6 है इसके जो पार्ट यहाँ पर आए हैं, ये डाटा आया है टोटल आईटीसी अवेलेबल। अब ये डाटा यहाँ पर आपको मूव करके मिलेगा टेबल नंबर 8 के अंदर में। ये टेबल नंबर 8 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। इसके जो टेबल नंबर 8A जो 8A वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पर जो आपको डाटा यहाँ पर शो करेगा वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग करेगा और ये टोटल आएगा 6B एंड 6H। मतलब जो हमने टेबल नंबर 6 में लास्ट में टोटल देखे थे वो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो देखिए अब इसमें जो डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि 2B में यहाँ पर डाटा ज़्यादा आ रहा है और आपका जो है वो इसमें जो आपने 3B में लिया है वो आपने कम क्लेम करा हुआ है। तो इसमें भी यहाँ पर जो है इस टाइप के केस बनते हैं कि भाई कुछ ऐसा आईटीसी होगा जो कि आपका इनएलिजिबल आईटीसी होगा। तो जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि भाई मेरा इनएलिजिबल आईटीसी है। ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका आईटीसी अवेलेबल तो है लेकिन आपने अवेल नहीं करा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे अमाउंट्स के आईटीसी होते हैं उनको छोड़ते जाते हैं, बाद में फिगर एंटर हो जाती है, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है उस फिगर को। मैं आपको केस बता रहा हूँ जब यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर वैल्यू कम है तो यहाँ पर प्लस में साइन आएगा। तो वो हो सकता है आईटीसी आपने अवेल ना करा हो, वो इनएलिजिबल आईटीसी हो आपका, या ऐसा हो सकता है कि वो आईजीएसटी पेड है वो ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो। क्योंकि जो ये 2B में डाटा यहाँ से आता है, इस 2B के जो डाटा है, इस 2B में जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर कम मिलेगा आपको। GSTR 2B में जो यहाँ पर डाटा आएगा वो यहाँ पर कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का टोटल नहीं आता है। आप मेरी बात ध्यान से समझे, 2B में जो डाटा आता है वो नॉर्मल आईटीसी रिलेटेड आता है, उसमें जो है इंपोर्ट आईजीएसटी पेड ऑन और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपका टेबल नंबर D में, उसका भी यहाँ पर बाइफर्केशन आपको करना है। तो ऐसा भी हो सकता है वो आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, ठीक है, तो वैल्यू आपको यहाँ पर ले लेनी है। इसके बाद ये वाले जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं ये वाले, इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके आएगा। जो नेट आईटीसी बनेगा आपका वो यहाँ पर बच जाएगा, वो लैप्स होगा, ठीक है। सेकंड केस है कि सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, मतलब आपने 2B में जो डाटा आ रहा है वो 3B में उतने लिया है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंस भी 0 होंगे। अब ये थर्ड नंबर का केस है। थर्ड नंबर के केस में क्या है कि भाई आपका 2B में जो है डाटा कम आ रहा है और GSTR 3B में आपने ज़्यादा क्लेम किया हुआ है। वो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा आईटीसी है जो कि मार्च वाला आईटीसी, ठीक है, वो आपको अप्रैल में मिला लेकिन आपने उसको जबरदस्ती 3B में क्लेम कर लिया था। जब 3B में आप फिगर भरते हैं तो आप देख रहे होंगे अगर आप उसकी डाटा को मॉडिफाई करते हैं टेबल नंबर 4 में तो वहां पर रेड फिगर्स वो ऑन कर देता है कि भाई आपने जो टेबल को ऐड कर देता है कि आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया। तो वो केस यहाँ पर आपका हो सकता है। तो उस केस में आपको रिकंसिलेशन बना के रखना पड़ेगा और अगले साल में वो आईटीसी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप डबल आईटीसी ले लें। और एक चीज और भी है, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सर मेरा ऐसा आईटीसी जो कि मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि हमें 23-24 की बात करना है, 23-24 में यहाँ पर मैंने क्लेम नहीं किया था लेकिन अब 24-25 में कराया, वो कैसा आएगा? तो उस केस में क्या होगा, 2B में वो आपको दिखना जरूरी है। 2B में तो 100% वो एक्स्ट्रा शो करेगा, 3B में आपने कम क्लेम किया होगा। तो अगर वो आईटीसी आपने 24-25 में क्लेम किया है उसके लिए टेबल C बनाई गई है। मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं, क्वेरी आते हैं, पहले मैंने आपको दोनों टेबल्स प्रॉपर समझा दी। अब मैं आपको पर्पज बता रहा हूँ कि वो आईटीसी आपका 2B में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर आपने 2B में क्लेम नहीं करा था, इसलिए वो मतलब 2B का डाटा था वो आपने इग्नोर कर दिया 3B में। 3B में आपने इसको क्लेम नहीं करा। अगर आप 3B में क्लेम कर लेंगे तो फिर ये केस ऐसा बनेगा ही नहीं।
सपोज करें यहाँ पर आपके जो है 100 रुपीज़ थे और यहाँ पर आपने 50-50 क्लेम करे हैं, तो बाकी जो बचे हुए 50 थे वो आपने 24-25 में क्लेम करे हैं। केवल वही आईटीसी आपको इस वाले टेबल में डालना है। अगले साल से लिंक ये टेबल है, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज other than import and inward supply liable to be reverse charge but include service received from SEZ received during the financial year। ये बात कर रहा है आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, लेकिन आपने अवेल किया है नेक्स्ट ईयर में अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 30 नवंबर 2024 है, 23-24 के लिए। वो फिगर्स आपकी यहाँ पर आएगी। इस तरीके से आपको रिकंसिलेशन बनाना। अब जैसे ये केस है, इसमें क्या हुआ है कि 3B में जो डाटा है वो एक्स्ट्रा क्लेम कर लेगा कि मार्च वाला आईटीसी यहाँ पर शो नहीं कर रहा था 2B में, तो यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसके लिए रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेव पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से आपको 6 और 8 मैच कर देनी है। एक चीज़ और भी नोट कर लीजिएगा, अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखा रहे होंगे आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, जो कि आपने 23-24 का आईटीसी 24-25 में क्लेम का है, तो वो जो एडजस्टमेंट है वो आपको टेबल नंबर ये जो 10, 11, 12, 13 है, इसमें से यहाँ पर भी शो करने की रिक्वायरमेंट आती है। वहाँ पर शो करना है, इस वाली 13 नंबर पॉइंट में शो करना है आईटीसी अवेल फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का आईटीसी है, आप अगले साल में क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर वो फिगर्स आपको एंटर करनी है, ये एंटर करना मत भूलिएगा। बाकी इसके लिए अभी डिटेल वीडियो काफ़ी सारी आने वाली है। टेबल अलग अलग टेबल वाइज एनालिसिस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और GST R9 की जो एनुअल रिटर्न की डिटेल वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा।